आप में से तमाम लोगों ने मंगोल होर्ड्स के बारे में सुना होगा। बहुत से लोगों को ये भी पता होगा कि जब मंगोलों ने हमला किया इस्लामिक एम्पायर पे, तो कहते हैं कि बगदाद का शहर जो उस ज़माने का दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे डेवलप शहर था, सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला शहर था, उसको तहस नहस कर दिया गया, उसकी पॉपुलेशन को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। और दरियाए फ़िरात और दजला यूफ्रेटीज़ और टाइग्रिस रिवर का जो पानी था, वो जो ग्रेट लाइब्रेरी थी बगदाद की, उसकी किताबों को उस दरिया के अंदर बहाने से जो दरिया के पानी का रंग था वो काला पड़ गया। हम ये कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर कि ये जो मंगोल इन्वेजन थी मुस्लिम एम्पायर की, इस पर रोशनी डालें और मुख्तसर वक्त में आपको बताएं कि एक्चुअली तारीख़ में हुआ क्या। इस वीडियो में हम आपको मंगोल्स की हिस्ट्री नहीं बताएंगे, बल्कि हम आपको उस टाइम पे ले चलेंगे जहाँ पे जंगीज़ खान ने, मंगोलों ने, जंगीज़ खान की जो मंगोल होर्ड्स थे, जो जंगीज़ खान की आर्मी थी, उसने जब फैसला किया कि मुस्लिम एम्पायर को, जो अपने ज़माने की एक बहुत कदीम और एक बहुत ताकतवर एम्पायर थी, उसको बर्बाद किया जाए और उस पे जो है वो मंगोलों का कब्ज़ा किया जाए। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुशामदीद। मंगोलों पे, जंगीज़ खान पे बात करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि मंगोल एक्चुअली थे कौन। ये जो सेंट्रल एशिया का मैदानी इलाका है, ये जो ट्राइब्स थी मंगोल्स की, ये इस इलाके के अंदर बसती थी। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे घास जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, मगर यहाँ पे खेती बाड़ी जो है वो ज़मीन सख्त होने की वजह से और मिट्टी के सख्त होने की वजह से की नहीं जा सकती। तो ये जो खाना बदोश थे मंगोल ओरिजिनली, और इनकी जो आबादियाँ थीं वो बटी हुई थीं, और ये एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते रहते थे। ज़्यादातर जो इनका ज़रिया माश था पुराने वक्तों में, वो ये था कि ये भेड़ बकरियां चराते थे, और उसके अलावा जो दूध है उसको फर्मेंट करके एक शराब बनाया करते थे जिसको यर्ट कहा जाता है। और ये लोग आपस में टोलियों में बटे हुए थे, यानी कि जो ट्राइब थी इनकी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, मगर कोई सेंट्रल पावर मंगोलों के अंदर नहीं थी। इम्पॉर्टेंट बात यह कि एंटिक्विटी में, यानी कि एंशियंट टाइम के अंदर, मंगोलों का चूँकि करीब चाइना इनसे ज़्यादा करीब था, तो बहुत पुराने एंशियंट चाइना के अंदर भी इन मंगोलों के खौफ से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई गई। यानी उस ज़माने में जो फर्स्ट एम्परर थे चाइना के, क्विन डायनेस्टी के अंदर, उन्होंने मंगोलों से बचने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का आगाज़ किया। मगर ये एंशियंट चाइना की बात है, मगर जब जंगीज़ खान का ज़माना करीब आया तो उस ज़माने में चिन डायनेस्टी हुकूमत किया करती थी चाइना पे, और मंगोल अक्सर हमला किया करते थे चिन डायनेस्टी के ऊपर, उनके शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया करते थे। और उससे बचने के लिए जो चाइनीज़ एम्परर्स थे, चूँकि चाइना जो है वो एंशियंट टाइम की एक बहुत बड़ी एम्पायर थी और बहुत पैसे वाली एम्पायर थी, तो वो मुख्तलिफ सरदारों को मंगोल्स के अंदर पैसे दिया करती थी ताकि वो आपस में लड़ें। और एक आपस में ये जो कबीले थे मुख्तलिफ मंगोलों के, ये हर वक्त लड़ते रहते थे। मगर तारीख़ के अंदर इस तरह के वाक़यात होते हैं कि एक बड़ा सरदार उठता है और वो सरदार जो है वो अपने कबीलों को मुत्तहिद करके एक बहुत बड़ी फ़ोर्स बनाता है, एक बहुत बड़ी नोमैडिक फ़ोर्स बनाता है, और वो फिर सारी दुनिया की तारीख़ पे असरअंदाज हो जाते हैं। और मंगोलों के लिए ये वक्त जो है वो 1165 के अंदर, यानी 1165 के अंदर आया, जब एक मंगोलों के कबीले के अंदर से एक सरदार, यानी जिसका नाम टेमुजिन था, वो पैदा हुआ है। तारीख़ इस टेमुजिन को चंगेज़ खान के लक़ब से याद करती है, यानी आलमगीर हुक्मरान। बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता, मगर ये जो चंगेज़ खान का लक़ब है ये टेमुजिन को 40 साल की उम्र में दिया गया। मगर टेमुजिन का जो बचपन है ये इंतहाई सख्त था, इंतहाई मुश्किल हालात में गुजरा। जब टेमुजिन सिर्फ 9 साल का था तो एक और राइवल मंगोल सरदार ने इसके बाप को कत्ल कर दिया, और टेमुजिन जो है वो 9 साल की उम्र में अपने घर से, अपने कबीले से जान बचा के भागा। और कहते ये हैं कि जो वक्त उसने जिला वतनी में गुजारा, उसमें वो जो पहाड़ी चूहे होते थे उनको खा के वो अपना वक्त गुजारा करता था। मगर शुरू से टेमुजिन जो है वो इंतहाई फोकस्ड, इंतहाई मजबूत, इंतहाई प्रोग्रेसिव सोच रखने वाला शख्स था। और इवेंचुअली जो है वो उसने आहिस्ता 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 अपने इर्द गिर्द जो है वो लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया ताकि एक टोली बनाई जा सके और जो उसके बाप की जो हुकूमत थी उसको वापस लिया जा सके। एक इंटरेस्टिंग टेंजेंट आपको बताता हूँ कि ये जो नौकर का लफ्ज़ है, जो उर्दू में या हिंदी में भी हम बात करते हैं, जिसको हम आजकल सर्वेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, ये नौकर का लफ्ज़ जो है ये मंगोल से निकला है। और शुरू में जो जंगीज़ खान या टेमुजिन के साथ जो लोग हुआ करते थे
ان کو نوکر کہا جاتا تھا، یعنی وہ لوگ جو اس کے ساتھی تھے جنگ کے اندر بھی اور اس کے ایڈوائزر بھی تھے۔ اور ایونچولی جو انٹرسٹنگ بات جو تیموجن کی چھوٹی سی ٹولی کے اندر تھی یا چنگیز خان کی ٹولی کے اندر تھی، وہ یہ تھی کہ اس نے جو قبائلیت کا جو مہر تھی اس سے ہٹ کے اپنی ٹولی کٹی کی۔ یعنی تیموجن کے ساتھ جو لوگ تھے شروع میں وہ اس کے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ منگول تھے جو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ تیموجن یا چنگیز خان کو اپنا سردار سمجھتے تھے، اور جو ان کی ٹوٹل لائلٹی تھی وہ ایک سردار یعنی تیموجن کے ساتھ تھی۔ اور ایونچولی 1206 عیسوی میں یعنی 1206 میں آہستہ آہستہ تیموجن نے اپنی جو ٹولی کے ساتھ، اپنی جو فوج کے ساتھ، جب باقی منگول سرداروں پہ باقی قبیلوں کو اپنے ساتھ جوڑنا شروع کیا تو 1206 میں اس کو متحد لیڈر قبول کر لیا گیا تمام منگول ٹرائبز کا جو سینٹرل ایشیا میں رہتی ہیں۔ اور اسی وقت یعنی تیموجن کی عمر جب 40 سال کی تھی تو اس کو چنگیز خان کا لقب دیا گیا، یعنی یونیورسل سردار تمام منگولوں کا۔ سب سے پہلے جب متحد چنگیز خان نے اپنی فوج کو، اپنی منگول فوج کو اپنی بادشاہت کے نیچے، اپنی جو ہے وہ سرداری کے نیچے، اپنی جرنیلی کے نیچے جب متحد کر لیا تو سب سے پہلے اس کا رخ اپنا جو اس کا منگولوں کا روایتی حریف تھا، جو روایتی دشمن تھا، جو چن ڈائنیسٹی تھی چائنا کی، اس کی طرف کیا۔ اور تھوڑے ہی عرصے میں چائنا کی جو مختلف بڑے بڑے شہر تھے، جو ترقی یافتہ شہر تھے، ان پہ قبضہ بھی کر لیا، ان کو تہس نہس بھی کر لیا۔ اور اس کے بعد وہ وقت آنے والا تھا جب چنگیز خان نے اپنی فوجوں کا رخ ویسٹ کی طرف کرنا تھا، اور جس کے بعد جو دنیا کی تاریخ ہے اس میں ہمیشہ کے لیے اس کا نام جو ہے وہ لکھ دیا جانا تھا۔ چنگیز خان نے جب اپنی فوجوں کا رخ مسلمانوں کے علاقوں کی طرف کیا، یعنی کہ انڈیا سے آگے جو علاقے تھے، یعنی کہ ایران کا علاقہ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایجپٹ کا علاقہ، تو اس وقت وہاں پہ خوارزم شاہ کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور خوارزم شاہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا علاؤالدین محمد۔ کہتے ہیں جب علاؤالدین محمد کو خبر آئی کہ ایک ایسٹ سے یعنی مشرق سے کچھ نومیڈ ٹرائبز یعنی خانہ بدوشوں کی کچھ ٹولیاں جو ہیں وہ اس کے علاقوں پہ حملہ آور ہوئی ہیں، تو علاؤالدین شاہ نے اس بات کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیا۔ شاید یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، شاید یہ غلطی وقتاً فوقتاً تمام بڑی بڑی مسلم جو سلطنت تھیں، بہت بڑی بڑی مسلم ایمپائر کے جو بادشاہ تھے، خلیف تھے، انہوں نے بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا منگولوں کی طاقت کو۔ جو انٹرسٹنگ بات تھی منگول آرمی کی جو اس سے پہلے جنگ میں نہیں استعمال کی گئی، وہ یہ تھی کہ ہر منگول سپاہی جو ہے وہ اس طرح لڑتا تھا کہ وہ اپنی باقی فوج کے لیے بھی لڑتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں رہنے والے لوگ آج بھی، یعنی منگولیا اگر آپ چلے جائیں یا سینٹرل ایشیا میں چلے جائیں، تو بہترین دنیا کے گھڑ سوار جو ہیں وہ ان علاقوں میں آج بھی بستے ہیں۔ ایک انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جنگ میں یہ جو تیر اندازی کا جو شعبہ ہے اس میں انتہائی زیادہ مہارت رکھتے تھے منگول گھڑ سوار، اور چائنا سے انہوں نے یہ جو ٹیکنالوجی ہے بو اینڈ ایرو کی، اس کو پرفیکٹ کر لیا تھا۔ ان کی بوز جو تھیں وہ انتہائی زیادہ مضبوط تھی، اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ کہ چونکہ منگول گھوڑوں کو اگر آپ آج بھی دیکھیں تو وہ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ منگول واریر جو تھا وہ اپنے گھوڑے پہ چلتے ہوئے سپیڈ میں جو ہے وہ تیر اندازی کر سکتا تھا، اور وہ تیزی سے جو ہے وہ سامنے والی فوجوں کے اندر گھس کے جو ہے وہ ان کو تہس نہس کر دیتے تھے۔ اور جب خوارزم شاہ نے منگول سرداروں کو یعنی علاؤالدین محمد نے جب منگول آرمی کو لائٹلی لیا، جب اس نے یہ سوچا کہ یہ ہماری چونکہ فوج بہت بڑی ہے مسلمانوں کی فوج، تو یہ آسانی سے جو ہے وہ اوور کم کر لے گی منگول سپاہیوں کو۔ کہتے ہیں کہ جو منگول آرمی تھی اس کی ٹیکٹک کے اندر دو طریقے شامل تھے، یعنی کہ ایک سائیکولوجیکل ٹیکٹکس تھی اور ایک ملٹری ٹیکٹکس تھی۔ ملٹری کے اندر جو منظم فوجیں ہوا کرتی تھیں ان پہ تو یہ آسانی سے اوور کم کر لیا کرتے تھے، مگر ایک سائیکولوجیکل وارفیئر کا بھی استعمال کیا کرتے تھے چنگیز خان کی جو فوج تھی۔ یعنی کہتے ہیں کہ جب چنگیز خان شہروں پہ حملہ کرتا تھا تو ان شہروں کو سرنڈر کرنے کا خط پہلے دیا جاتا تھا، اور جو شہر سرنڈر کر جاتے تھے ان شہروں کی عوام کو، ان عوام کی املاک کو امان دے دیا جاتا تھا، مگر جو شہر ریزسٹ کرتے تھے، وہ شہر جو چنگیز خان کے ساتھ جنگ پہ آمادہ ہوتے تھے، اس شہر کے اندر جو بھی جاندار چیز ہوتی تھی اس کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے جاتے تھے تاکہ آگے آنے والے شہر ریزسٹ نہ کر سکیں۔ اور ان کی جو سائیکولوجیکل طاقت ہے منگولوں کی، جو خوف ہے منگول آرمی کا، منگول ہورڈ کا، وہ خوف جو ہے وہ
बाय वर्ड ऑफ माउथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में ट्रैवल करें। इंटरेस्टिंग बात आपको ये भी बताते चलें कि ये जो मंगोल होड है, ये जो होड का लफ्ज़ है, ये एक्चुअली मिलिट्री कैंप के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज जो है ये लफ्ज़ सिनोनिमस हो गया मंगोल आर्मी के लिए, मगर इनिशियली ये जो होड का लफ्ज़ है ये सिर्फ एक मिलिट्री कैंप के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अलाउद्दीन मोहम्मद की जो आर्मी थी उसको हराने के बाद अलाउद्दीन मोहम्मद जो है वो वहाँ से भाग के ईरान की तरफ चला गया। अपनी हुकूमत को छोड़ के जब वो ईरान की तरफ भी भागा तो उसके बाद भी कहते हैं कि उसको इतना ज़्यादा खौफ था मंगोल आर्मी का कि वो कुछ ही अरसे के बाद जो है उसकी वफ़ात होगी। और एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब ईस्टवर्ड जाने की कोशिश की मंगोल आर्मीज़ ने, तो जो भी शहर आए, ऐसे बड़े बड़े शहर जो उस ज़माने में बसते थे, उनका नामो निशान भी आज नहीं मिलता। यहाँ तक कि कहा यह जाता है कि ईरान के या पर्जिया, एंशिएंट पर्जिया या फारस के जो शहर थे, ऐसे शहर जो हरियाली के अंदर थे, जहाँ पे बड़ी बड़ी कनाल्स बहती थी, एक कनात का निज़ाम था, यानी एक एंशिएंट इरीगेशन का, अंडर वाटर इरीगेशन का निज़ाम हुआ करता था एंशिएंट पर्जिया या ईरान के अंदर या फारस के अंदर। उस निज़ाम को भी मंगोल आर्मी ने तहस नहस कर दिया। कहते हैं कि अंडर वाटर जो कनाल थी उसके ऊपर मिट्टी गिरा के मंगोलों ने जो है वो उसको तबाह कर दिया, और वो इलाके जो सरसब्ज़ व शादाब थे वहाँ पे सहरा बन गए, जो सहरा आज तक यानी कि 2025 तक वो इलाके आज भी सहरा है। यानी मंगोलों का जो हमला था, मंगोलों की जो ताकत थी वो ऐसी ज़हन नशीन हो गई पूरी दुनिया के कि उसको आज भी याद किया जाता है। चंगेज़ खान अपनी इन फतवात के बाद, यानी एक वक्त ऐसा था कि सिकंदर आज़म यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की फतवात से भी ज़्यादा बड़ी फतवात चंगेज़ खान के नीचे मंगोल जब कर चुके थे, तो उसके बाद ज़्यादा अरसा चंगेज़ खान ज़िंदा नहीं रहा। और फाइनली जो है वो 1227 में यानी 1227 ईस्वी में चंगेज़ खान की मौत होगी। कहा यह जाता है कि जब चंगेज़ खान की वफ़ात हुई तो उसकी फैमिली ने उसको उठा के मंगोलिया ले गए और उसको एक अनमार्क्ड ग्रेव के अंदर, यानी एक ऐसी कब्र जिसका कोई निशान नहीं था, उसमें दफन कर दिया। एक बहुत सारी इसके बारे में मिथ्स भी हैं, और ये भी कहा जाता है, मिथ्स और लेजेंड्स के अंदर ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों ने चंगेज़ खान को दफनाया उन तमाम लोगों को मार दिया गया, और उन लोगों ने जिन्होंने उन लोगों को मारा था उनको भी मार दिया गया ताकि चंगेज़ खान की कब्र का कोई नाम निशान ना मिले। कहते हैं कि बेकाल लेक जो है मंगोलिया के अंदर, जो एक सेक्रेट मुकद्दस लेक समझी जाती है, उसके आसपास कहीं पे चंगेज़ खान को दफनाया गया, मगर आज तक इस बात का सुराग नहीं लगाया जा सका कि एक्चुअली वो कौन सी जगह है जहाँ पे चंगेज़ खान दफन हुआ। मगर चंगेज़ खान के मरने के बाद भी ये जो मंगोलों की ताकत थी, जो मंगोलों के हमले थे, जो मंगोलों का खौफ था, मंगोल एक्सपेंशन थी इनटू दी मुस्लिम वर्ल्ड, वो नहीं रुकी। और फाइनली जो है वो हलाकू खान या हलागू खान, जिसको वेस्ट में हलागू खान का कहते हैं, उसने मेंटल संभाला। मंगोल की जो सरदारी की गद्दी थी उसने हलागू खान उस पे हलागू खान ने कब्ज़ा किया, और उसने अपनी फतवाहत का, अपनी जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जो है वो दुनिया पे जारी रखा। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि बगदाद पे जब हमला हुआ, यानी अब्बासी सल्तनत के ऊपर जब हमला किया मंगोलों ने, तो चंगेज़ खान का दौर हुकूमत था, मगर ये बात गलत है। एक्चुअली मंगोल सरदार हलागू खान के दौर में बगदाद को तहस नहस किया गया। मगर एक इंटरेस्टिंग टेंजेंट जो है वो ये है कि जब हलागू खान ने फैसला किया कि वो अब्बासी सल्तनत के ऊपर हमला करेगा, जब वो अब्बासी सल्तनत की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसका गुज़र जो है वो अलमूत के पहाड़ के साथ हुआ। अलमूत, जिन लोगों को नहीं पता, वो असैसिन्स या हशाशीन की जो फ़िरका था, उसकी जो पनाहगाह थी, उसका जो सेंटर ऑफ पावर था, वो अलमूत का किला था। अलमूत के किले से ये जो लफ्ज़ है असैसिन्स, ये लोग निकला करते थे, और इनका जो पर्पस था असैसिन्स का, यानी हसन अस-सबा जिसने ये मूवमेंट शुरू की थी, इनका पर्पस ये था कि ये दुनिया के जो उस ज़माने के बड़े बड़े शहनशाह थे, बड़ी बड़ी हुकूमतें थीं, उनके जो मेन बादशाह हुआ करते थे, मेन वज़ीर हुआ करते थे, इनको कत्ल किया करते थे। और इनको कत्ल करने के बाद उन इलाकों के अंदर, उन मुमलकतों के अंदर जो है वो अफरा तफरी फैल जाती थी। और ये भी कहा जाता है कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के ऊपर भी असैसिन्स ने हमला किया, जिसके बाद वो बच गए, मगर असैसिन्स को कभी भी ज़ेर नहीं किया जा सका। तो कहते हैं कि जब हलागू खान असैसिन्स के किले के साथ, यानी अलमूत के पास से गुजर रहा था, तो असैसिन्स ने जो है, हशाशीन्स ने इसके ऊपर भी हमला करने की कोशिश की,
हलाकू खान को भी कत्ल करने की कोशिश की। तो हलाकू खान थोड़ा ठहरा और उसने सोचा कि मैं एक मंगोल सरदार हूँ, दुनिया के बड़े बड़े बादशाह जो हैं उनको ज़ेर कर चुका हूँ, तो ये जो छोटा सा किला है इसको तहस नहस करके आगे बढ़ूँगा। और ये जो एक दो सदियों से ये जो पूरी दुनिया के ऊपर ये जो खौफ था असैसिन्स का, तो हलाकू खान के दौर में वहाँ पे जब उसने सीज किया अलमूद के किले का और उस किले को भी तहस नहस कर दिया, और कहते ही हैं कि उसके अंदर जितने भी लोग थे उन सब लोगों का कत्ल करके उनकी खोपड़ियों का मीनार बना दिया गया। और फाइनली जो है वो असैसिन्स से जो है वो दुनिया को फाइनली छुटकारा मिल गया। फाइनली जी हलाकू खान की स्टोरी आगे बढ़ती है और उस ज़माने में जो अब्बासी सल्तनत थी, यानी सल्तनत अब्बासी जो है, जहाँ पे बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े मुसलमानों के खलीफा हारून रशीद, मामून रशीद गुजरे थे, तो इस दौर के अंदर जो खलीफा था उसका नाम था मुस्तासिम बिल्ला। मुस्तासिम बिल्ला जो है वो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री, बहुत बड़ी एम्पायर को रूल करता था, और उसके नीचे जो है वो लाखों की आर्मी थी, और बहुत बड़े बड़े खलीफाओं की तरह, बहुत बड़े बादशाहों की तरह उसने भी मंगोल थ्रेट को अंडर एस्टिमेट किया। कहते ये हैं कि एक काफ़िला जा रहा था मंगोलों की सरपरस्ती में जो अब्बासी ज़मीनों से गुजर रहा था, उस काफ़िले को पकड़ लिया गया। उस काफ़िले के लोगों को जो है मुस्तासिम बिल्ला के कहने पे कत्ल कर दिया गया, उस माल को दबा लिया गया। जब मंगोल बादशाह ने, मंगोल ख़ान ने मुस्तासिम बिल्ला को 3 जो है वो एनवॉइस भेजे, यानी कि एम्बेसडर्स भेजे कि हमारे सामान की कंपटीशन हमें दी जाए। तो उस ज़माने में भी जो एम्बेसडर होते थे, एनवॉइस होते थे, जो एक दो बादशाहों के दरमियान ख़त किताबत किया करते थे, उनको मारना जो है वो ठीक नहीं समझा जाता था। मगर अब्बासी बादशाह ने इस बात का फ़ैसला किया कि उसने उन तीनों एनवॉइस का सर काट के जो है वापस हलाकू खान को भेज दिया। और ये शायद तारीख़ की, यानी ना सिर्फ अब्बासी एम्पायर की बल्कि तारीख़ की सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स होती हैं उसके अंदर जो लोग रहते हैं, जो रिलेटिव सिक्योरिटी के अंदर रहते हैं, वो थोड़े से कंप्लेसेंट हो जाते हैं, थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं, थोड़ी सी आराम और आराइश की उनको आदत पड़ जाती है। मगर वो लोग जो पहाड़ी इलाकों से निकलते हैं, जो सख्त जान लोग होते हैं, वो छोटी सी भी टोली बना के जो है बड़ी बड़ी एम्पायर्स को गिरा देते हैं। शायद जो है वो इतनी बड़ी पढ़ी लिखी एम्पायर का बादशाह खलीफा मुस्तासिम बिल्ला जो है वो तारीख़ से नावाकिफ़ था। और उसके बाद वो वाक़या पेश आया जिसके बारे में आज भी जो है वो तारीख़ जो है वो चीख मार के जो है वो घबराती है उस वाक़े से। और इवेंचुअली जो है वो बगदाद के ऊपर हलाकू खान का हमला शुरू हुआ। 3 फरवरी सन 1258 में हलाकू खान की आर्मी ने बगदाद का सीज शुरू किया। कहते हैं कि बहुत थोड़ी सी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। जो अब्बासी खलीफा की आर्मी थी उसको तो तहस नहस कर ही दिया गया। मगर एक सोच पाई जाती थी मंगोलों के बीच में कि ये जो रॉयल ब्लड होता है, जो बादशाहों का खून होता है, उसको जो है वो नहीं बहाते। तो जो मुस्तासिम बिल्ला या अब्बासी सल्तनत के खलीफा की फैमिली थी, उसको मारने के बारे में खासा सोच विचार किया गया। और इवेंचुअली ये फैसला किया गया कि कारपेट के अंदर रोल करके उनको घोड़ों के नीचे रोन दिया जाए। और उस इबरतनाक अंजाम के बाद जो है मुस्तासिम बिल्ला और उसकी ख़ानदान का खात्मा हुआ। बगदाद के शहर में कहा जाता है, यानी कुछ मौरख ये लिखते हैं कि 8 लाख लोग जो हैं वो कत्ल हुए। कुछ लोग ये कहते हैं कि 15 लाख लोगों को जो बगदाद में रहते थे उनको कत्ल कर दिया गया। यहाँ तक कि जो कुत्ते बिल्लियाँ भी रहती थी बगदाद के शहर में, उनको भी मार के ख़त्म कर दिया गया। मगर जो उससे बड़ा नुकसान हुआ, यानी जानी नुकसान से बड़ा जो नुकसान हुआ बगदाद की फ़तह के बाद, वो ये था कि एक बहुत बड़ी ग्रैंड लाइब्रेरी थी बगदाद के अंदर। उस लाइब्रेरी में एंशेंट वक्त, यानी एंशेंट ग्रीस की बहुत ही कदीम और कीमती जो हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट्स पड़ी हुई थी। उनके बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स की बड़ी बड़ी कुतुब पड़ी हुई थी उस लाइब्रेरी के अंदर। उसके अलावा जो मुस्लिम जो स्कॉलर्स थे उनकी भी बहुत नायाब किताबें जो हैं वो उस लाइब्रेरी के अंदर जमा थी। मगर जब मंगोलों ने उस पर हमला किया तो उन्होंने उस लाइब्रेरी के अंदर एक किताब को भी नहीं छोड़ा। और ये ऐसा बड़ा नुकसान था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी सोच, एक ऐसी लर्निंग जो उस लाइब्रेरी के अंदर थी और जिसको मंगोलों ने जला के ख़त्म कर दिया, दरिया में बहा दिया। तो उसके बाद कई सदियां जो हैं वो जो ईस्टर्न दुनिया थी, यानी कि वो दुनिया जिस पे मुसलमान हुकूमत किया करते थे, उसका एक्चुअली ख़ात्मा हो गया। और उसके बाद जो है वो यूरोप ने जो है वो सर उठाया और इवेंचुअली
टेक्नोलॉजिकल तरक्की यूरोप में शुरू हो गई और जो मुस्लिम एम्पायर थी, जो ईस्ट में रहने वाले लोग थे, उनकी जो सिविलाइजेशन थी वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो गई। अब्बासी सल्तनत को फतह करने के बाद, अब्बासी एम्पायर को फतह करने के बाद हलाकू खान ने मिस्र का रुख किया। उस वक़्त मिस्र के ऊपर अज़ीमुश्शान मुस्लिम बादशाह, अज़ीमुश्शान मुस्लिम सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के डिसेंडेंट्स की हुकूमत थी, सल्जूक हुकूमत थी मिस्र के ऊपर। जब हलाकू खान की आर्मी ने मिस्र पे हमला किया तो मिस्र का जर्नैल एक ममलूक जर्नैल था, एक ममलूक था और उसका नाम था ज़ाहिर बेबर्स। ज़ाहिर बेबर्स की क़यादत के अंदर जो आर्मी थी मिस्र की, जो फ़ौज थी, उसने सामना किया हलाकू खान की आर्मी का। और कहते हैं कि तारीख़ में पहली दफ़ा एक बड़ी जंग के अंदर हैंड कैनन यानी हैंड पिस्टल का इस्तेमाल किया गया ममलूकों की तरफ से, और जो मंगोल आर्मी थी उसको पीछे की तरफ धकेल दिया गया। ये पहली शिकस्त थी जो किसी मुस्लिम आर्मी ने दी थी मंगोल आर्मी को। तारीख हमें ये बताती है ज़ाहिर बेबर्स ने इवेंचुअली जो है वो मिस्र की हुकूमत पे कब्ज़ा कर लिया और एक नई डायनेस्टी शुरू की जिसको आज हम ममलूक सल्तनत के नाम से जानते हैं। हलाकू खान की मौत के बाद जो मंगोल एम्पायर थी, जिन इलाकों पे मंगोल एम्पायर ने कब्ज़ा किया था, वो बट के रह गए। मुख्तलिफ छोटे छोटे मंगोल सरदारों ने इलाकों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। जो दुनिया मंगोल इन्वेजन से पहले थी, अब जो इन्वेजन के बाद की दुनिया है वो इंतहाई ज़्यादा मुख्तलिफ थी। यानी वो बड़े बड़े लर्निंग सेंटर्स जो हैं, निशापुर का शहर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया था, बगदाद का शहर तबाह बर्बाद हो गया था, ख्वाज़म शाह की जो एम्पायर थी वो तबाह बर्बाद हो गई थी और एक डेसोलेट दुनिया थी मंगोलों की इन्वेजन के बाद। और छोटे छोटे सरदार, छोटे छोटे खान जिनका तल्लक हलाकू खान या जंगेज़ खान की लिनियत से था, वो हुकूमतें किया करते थे। कहा यह जाता है कि इससे यानी उस ज़माने के मौरख़ ये लिखते थे कि इस्लामिक एम्पायर का सूरज ग़ुरूब हो गया और इसके बाद कभी भी मुस्लिम एम्पायर या इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है वो उभर के दोबारा आगे नहीं आएगी। मगर एक्चुअली तारीख़ को कुछ और मंजूर होता है और तारीख़ अपना रास्ता खुद लेती है, खुद अपना रास्ता खुद चुनती है। और वो जो इन्वेजन थी मंगोल्स की, मुस्लिम्स की, उस इन्वेजन को ताकत के ज़रिए किया गया था, मगर एक रिवर्स इन्वेजन जिसमें कि कन्वर्जन के ज़रिए वो मंगोल खान जो थे, जो कि जिन्होंने कब्ज़ा करके कत्ल गारत की थी मुसलमानों की, इवेंचुअली उन्हीं की औलादें जो हैं वो कन्वर्ट होके मुसलमान होगी और आइंदा आने वाली जो मुस्लिम बादशाहतें थी, आइंदा आने वाली मुस्लिम एम्पायर्स थी, वो एक्चुअली इन्हीं मंगोल सरदारों खानों की औलादों ने मुस्लिम होके बनाई। तो इवेंचुअली 1257 यानी 1257 ईस्वी में जो सबसे पहला मंगोल खान था जिसने इस्लाम को कबूल किया, उसका नाम बरके खान था। बरके खान के बाद 1295 यानी 1295 में महमूद गज़ान, जो कि सुल्तान था ईरान का, फ़ारस का सुल्तान था, उसने इस्लाम कबूल किया। और उसके बाद तवातर से जो है वो मंगोल सिविलाइजेशन के अंदर, मंगोल आर्मीज़ के अंदर, मंगोल खानों के अंदर इस्लाम की पेनिट्रेशन होती रही और आहिस्ता आहिस्ता तमाम मंगोल कौम ने जो है वो इस्लाम को कबूल कर लिया। एक इंटरेस्टिंग कोट महमूद गज़ान की तरफ से मुंसलिक किया जाता है, जो उसने मुसलमान होने के बाद अपनी फ़ौज के साथ किया, अपनी अवाम के साथ एक ख़िताब किया। उस ख़िताब को मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसने कहा कि मैं ईरान की अवाम की हिफाजत नहीं कर रहा। उसने आगे ये कहा कि बिल्कुल अगर ये आप समझते हैं कि फ़ायदा मंद है लूट मार करना, अवाम को तहस नहस करना, तो ज़रूर कीजिए। आपके पास ताकत भी है, आपके पास इख्तियार भी है कि आप लूट मार कर सकें और आए इस लूट मार को हम मिल के करते हैं। लेकिन अगर आप एक दफ़ा सोचें कि जब आप जुल्म करोगे इन किसानों के ऊपर जो उन इलाकों में रहते हैं जहाँ पे हमने फतवात की हैं, अगर आप उनके बैल और बीज और उनकी ज़मीन को तबाह और बर्बाद कर दोगे, तो अगले सालों में जब आपको वहाँ से टैक्स रेवेन्यू नहीं आएगा, खाने की कोई चीज़ नहीं आएगी, तो आपका यानी हमारा मंगोलों का क्या फ्यूचर है। उन्होंने आगे ये कहा कि आपको ये भी सोचना चाहिए कि जब आप इनकी औरतों को, इनके बच्चों को मारते हो, उनको अज़ाब देते हो, तो ये भी हमारी तरह के इंसान हैं, ये भी अपनी बीवियों से, बच्चों से उसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह हम लोग करते हैं। और अगर आप हर इलाके में जहाँ आप जाओगे वहाँ पे इस तरह का जुल्म करोगे, कत्ल व गारत करोगे, तो दुनिया में सिर्फ आपके दुश्मन रह जाएंगे, दोस्त ख़त्म हो जाएंगे। ये जो कोट है ये जंगेज़ खान की औलाद और हलाकू खान की औलाद में से एक शख्स का है। और इस कोट को ना जंगेज़ खान कर सकता था, ना हलाकू खान कर सकता था। और महमूद गज़ान के कोट के बाद हमें पता चलता है कि दुनिया जो है वो एक दफ़ा फिर से तब्दील होने जा रही थी और जो मंगोल बर्बरियत का ज़माना है
वो ख़त्म होने जा रहा था। इंटरेस्टिंगली आगे चल के इन्हीं मंगोल खानों की औलादों ने मुग़ल एम्पायर का क़याम किया इंडिया के अंदर, और जो बाबर था वो अपनी लिनीएज जो है वो मंगोलों के साथ जोड़ता था। उसके अलावा जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे वो भी मंगोलों के साथ अपनी लिनीएज को जोड़ते थे। यानी जो इफ़ेक्ट था मंगोल इन्वेजन का, वो एक तरफ ये था कि मुस्लिम एम्पायर को, मुस्लिम सिविलाइजेशन को तहस नहस कर दिया गया, मगर उसके काउंटर इफेक्ट में हमें ये समझ आया कि इन्हीं की औलादों ने फिर रिवाइवल किया। इस्लाम का भी रिवाइवल हुआ, इस्लामिक सिविलाइजेशन का भी रिवाइवल हुआ, और इन्हीं की औलादों के ज़रिए किया गया। यानी तारीख़ जो है वो अपना रास्ता खुद चुनती है। बहुत शुक्रिया।